उधर आहान शांति से खड़ा मुस्कुरा रहा था। तुम्हें अभी भी गोली चलानी है? यह सुनकर अभिषेक कांपने लगा। उसने अपने घुटनों के बल बैठते हुए और डरते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दो, रहम करो मुझ पर। आहान का अभिषेक को माफ़ करने का इरादा बिल्कुल नहीं था। उसने नामे सिर हिलाया और रॉकी से कहा, इसे अच्छे से सबक सिखा दो। जी यंग मास्टर, रॉकी ने जवाब दिया। इस वक्त आहान रॉकी की नज़र में भगवान के दर्जे पर था, क्योंकि उसकी वजह से वो विक्की से मिल पा रहा था। सर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरे बड़े भाई राज चोपड़ा हैं, मुझे उनके खातिर ही माफ़ कर दो, अभिषेक ने पैनिक करते हुए कहा। रॉकी ने आहान की तरफ देखा और दोनों समझ गए थे कि ये राज चोपड़ा ही वशिष्ठ हाउ के पीछे का मास्टरमाइंड है। इस वक्त उसे राज के बारे में नहीं पता था, पर अगर राज कोई बहुत बड़ा आदमी था तो फिर उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती थी। यंग मास्टर, राज चोपड़ा चोपड़ा फैमिली का हेयर है। अभी अंडरवर्ल्ड के लोग उसे प्रिंस बुलाते हैं, अभिषेक ने खुद को बचाते हुए कहा। रॉकी रुको मत, डोंट इट। आहान को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसे कोई मतलब नहीं था कि लोग राज चोपड़ा को क्या बुलाते हैं और क्या समझते थे। इतना सुनते ही रॉकी ने अभिषेक के मुंह पर लात मारी और उसके दांत तोड़ दिए। रजत की तरह अभिषेक भी कुछ कदम दूर जाकर गिरा। उसके मुंह से भी बहुत खून बह रहा था। उसे इतना दर्द हो रहा था कि उसका पूरा शरीर कांपने लगा था। उसके बाद रॉकी उसके ऊपर चढ़ा और उसके हाथ को बुरी तरह से मोड़ दिया कि अभिषेक की हड्डी टूट चुकी थी। वो दर्द में था पर कुछ ही बोल नहीं पा रहा था। उसे डर था कि अगर उसने अपना मुंह खोला तो आहान उसे जान से मार देगा। तभी रजत ने थोड़ी हलचल हुई। अभिषेक की ऐसी हालत देखकर उसने भागने की कोशिश की, पर आहान ने उसे पकड़ लिया। आहान ने रजत को रॉकी की तरह धक्का देते हुए कहा, इसके साथ भी वही करो जो ये डिजर्व करता है। अपने मास्टर की बात मानते हुए रॉकी ने वही किया जो उसने अभिषेक के साथ किया था। दर्द की वजह से रजत बेहोश हो चुका था। आलिया वहां खड़ी होकर सब देखकर डर गई, ये जानने के बाद कि राज चोपड़ा को सब प्रिंस कहते हैं। आहान में इतनी हिम्मत थी कि वो अभिषेक की ये हालत करे। अब तो ऐसा लग रहा था कि अगर यहाँ राज भी होता तो भी आहान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इतना हंगामा सुनकर वहाँ कुछ सिक्योरिटी गार्ड भागते हुए आए और उन सबके हाथ में बंदूक थी। अभिषेक को ऐसी हालत में देखकर वो सब हैरान थे। उन्होंने जैसे ही आहान और रॉकी पर हमला करना चाहा, अभिषेक नीचे गिरे हुए चिल्लाया, नहीं जाने दो इन्हें। ये आप क्या कह रहे हैं मास्टर? उनमें से एक सिक्योरिटी गार्ड ने कहा। वो बहुत सारे थे और उनके सामने सिर्फ 2 थे, पर फिर क्यों अभिषेक उन पर हमला करने के लिए मना कर रहा था? तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा क्या कि मैं क्या बोल रहा हूँ? जाओ यहाँ से अभिषेक ने स्ट्रगल करते हुए कहा। आहान के चेहरे पर मुस्कान आ गई। आहान जान गया था कि अभिषेक इतना भी बेवकूफ़ नहीं था। सर, आपके दोस्त की यह हालत मेरी और रजत की वजह से हुई है। आप प्लीज़ इस विशिष्ट हाउस को कोई नुकसान मत पहुँचाना, अभिषेक ने प्लान करते हुए कहा। अभिषेक समझ चुका था कि आहान से पंगा लेना बहुत भारी पड़ सकता है, इसलिए उसने पहले ही वशिष्ठ हाउस को बचाने की सोची। आहान के मन में अलग अलग बातें चल रही थी। वैसे तो वो शांत स्वभाव का था, पर अगर उसके अपनों को कोई नुकसान पहुंचाए तो वो उसे बर्दाश्त नहीं कर पाता था। पर वो बिना बात के किसी को परेशान नहीं करता, इसीलिए जब तक वशिष्ठ हाउस के लोग उसे अच्छे से ट्रीट करते वो भी उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाता। उसने अभिषेक की बात का कोई जवाब नहीं दिया, बस विक्की को जेल से निकाला और अस्मिता को कॉल किया। उसने अस्मिता को विक्का का इलाज बेस्ट प्राइवेट हॉस्पिटल में करवाने को कहा। इतना करके वो वहाँ से निकलने लगा। तब आलिया भी उसके पीछे पीछे जाने लगी। ये देखकर आहान वहीं रुक गया। उसने मुंह बनाते हुए आलिया से पूछा, तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो? मैं वो आलिया के पास कोई जवाब नहीं था। आई एम सॉरी अबाउट वाट हैपन्ड ऑन द ट्रैम, नो नीड। मैंने उन बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, पर अब बेटर यही होगा कि तुम मुझे फॉलो ना करो। इतना कहकर आहान वहाँ से चला गया। आलिया कुछ देर वहीं खड़ी रही और फिर उसने अपने पापा को कॉल किया। फ़ोन उठाते ही मनोज शर्मा ने खुशी से पूछा, रजत ने मैटर सोल्व कर दिया? मनोज शर्मा को विश्वास था कि वशिष्ठ हाउस में घुसने के बाद वो दोनों जिंदा बाहर नहीं जा सकते। हाँ, आलिया ने सिक्योरली जवाब दिया। तुम आज रजत के साथ वहीं रुक जाओ, तुम्हें एक दूसरे को अच्छे से जानना चाहिए, मनोज ने आलिया को समझाते हुए कहा। डैड, आप श्योर थे ना कि रजत ही जीतेगा?
ऑफ कोर्स मुझे पता है रजत ही जीतेगा। डैड यहाँ आकर देखिए, रजत और अभिषेक दोनों अपनी हड्डियाँ तुड़वा कर बैठे हैं। आलिया ने उनका मजाक बनाते हुए कहा। तुम मजाक कर रही हो ना? मनोज ने सैडनली कहा। आइए और खुद देख लीजिए, उसने इतना कहा और फिर फ़ोन कट कर दिया। आलिया आहान के साथ एक अच्छा रिश्ता बनाना चाहती थी, पर अपने पिता की वजह से उसका ऐसा करना मुश्किल था। और इधर मनोज शर्मा हैरान था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि अभिषेक चोपड़ा की ये हालत हो गई थी। वो विशिष्ट हाउस की सिक्योरिटी के बारे में जानता था। आखिर वो दोनों लड़के कौन हैं जिन्होंने ये कारनामा कर दिखाया? इधर अभिषेक परेशान था क्योंकि आहान ने वशिष्ठ हाउस के बारे में साफ साफ कुछ नहीं कहा था। उसने तुरंत अपने भाई को कॉल किया और सारी बात बता दी। राज ने फ़ोन रखते ही अपने गुरु से पूछा कि क्या जो मूव आहान ने किया वो कर सकते थे, जिसके जवाब में गुरुजी ने कहा, ये मूव करना बहुत मुश्किल है। इसे सिर्फ और सिर्फ मार्शल आर्ट स्कॉलर ही कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि वो स्कॉलर था और उसकी प्रैक्टिस किसी भी मार्शल आर्ट ट्रेनिंग से बहुत ज़्यादा था। राज ने कुछ सोचते हुए कहा। राज समझ गया था कि अभिषेक ने बहुत बड़ी मुसीबत मोल ले ली थी। उसने फैसला किया कि वो खुद आहान से मिलेगा और इस बारे में बात करेगा, पर इससे पहले उसने अपनी टीम से कहकर आहान का बैकग्राउंड चेक करवाया। जब राज वहाँ से जाने लगा तब गुरुजी ने कहा, तुम ध्यान रखना, कोई नई मुसीबत में मत फंस जाना। आप चिंता मत कीजिए, मैं इतना भी बेवकूफ़ नहीं हूँ। उसने सिर्फ अभिषेक का हाथ तोड़ा है और विशिष्ट हाउस को कोई नुकसान नहीं पहुँचा है। इसका मतलब यही है कि उसे चीज़ें आगे नहीं बढ़ानी। राज ने जवाब दिया और वहाँ से चला गया। जब आहान के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आई तब उन्हें पता चला कि आहान का पूरा नाम आहान रायजादा है और वही आगे जाकर रायजादा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री का मालिक बनेगा। ये सब देखकर राज ने आहान से मिलने का मन पक्का कर लिया था। वो आहान के होटल की तरफ गया जहां वो सबसे पहले अस्मिता से मिला। हेलो डायरेक्टर अस्मिता, राज ने अस्मिता से कहा। हेलो मिस्टर चोपड़ा, आप यहाँ कैसे? अस्मिता ने सवाल किया। मैं यंग मास्टर से मिलने आया हूँ, क्या आप मुझे उनसे मिलवा सकती हैं? यंग मास्टर आहान रायजादा ग्रुप को इंडस्ट्री का खास हिस्सा बनने वाला था। ये कोई नहीं जानता था सिवाय कुछ लोगों के, इसीलिए अस्मिता ने शौक होते हुए पूछा। अब इस बारे में इतना भी मत सोचिए, मुझे सब पता है। आप मुझे यंग मास्टर से मिलवाएगी ना? राज ने अस्मिता के एक्सप्रेशन पढ़ते हुए कहा। वो आराम कर रहे हैं, मैं पूछकर बताती हूँ। इतना बोलकर अस्मिता आहान के रूम में तरफ गई। इधर आहान अपने होटल रूम में आराम कर रहा था, तभी उसका फ़ोन बजा और फ़ोन पर सनाया फ्लैश हो रहा था। आहान ने तुरंत कॉल उठाया और चहकती हुई आवाज़ में कहा, हाय सनाया, हाउ आर यू? तुमसे बहुत नाराज़। सनाया ने नाराज़गी से जवाब दिया। क्यों बेबी, मैंने क्या किया? बेबी सुनते ही सनाया के चेहरे पर हंसी आ गई और उसकी सारी नाराज़गी दूर हो गई। फिर भी आहान को चिढ़ाने के लिए उसने कहा, क्योंकि तुम मुझे वहाँ पहुँचकर बिल्कुल भूल गए, एक मैसेज तक नहीं किया। सॉरी बेबी, मैं विकी को ढूंढने में बिजी था। विकी मिल गया, वो ठीक है ना? सनाया ने कंसर्न करते से पूछा। हाँ विकी बिल्कुल ठीक है, इसका मतलब अब तुम्हारे पास मेरे लिए टाइम ही टाइम है, सनाया ने फ्लर्ट करते हुए कहा। आहान सनाया की बात समझ रहा था, इसीलिए उसने भी ऐसा ही जवाब दिया। अब आपके लिए टाइम नहीं होगा तो किसके लिए होगा? इतने में दरवाज़ा लॉक हुआ और अस्मिता अंदर आई। आई टेल यू लेटर, मिस यू, इतना कहकर आहान ने फ़ोन कट कर दिया। सॉरी टू डिस्टर्ब यू सर, बट आपसे मिलने मिस्टर राज चोपड़ा आए हैं, अस्मिता ने अपनी गर्दन झुकाए हुए कहा। अंदर भेजो उन्हें, आहान ने जवाब दिया। अस्मिता ओके बोलकर वहाँ से चली गई। उसके जाने के कुछ देर बाद ही वहाँ राज आ गया। यंग मास्टर, राज ने रेस्पेक्टफुली कहा। बैठ जाइए, आहान ने इशारा करते हुए कहा। यंग मास्टर, मैं अपने छोटे भाई की तरफ से आपसे माफ़ी मांगता हूँ। वो नादान है, मुझे उम्मीद है आपका दिल बहुत बड़ा है और आप उसे माफ़ कर देंगे, राज ने बिना देर किए हुए कहा। मिस्टर चोपड़ा, मैं और आपके भाई के बीच में जो कुछ भी हुआ था वो बीत चुका है। अब जब तक आपका भाई मेरे लिए कोई नई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा तब तक मैं भी कुछ नहीं करूँगा। डोंट वरी, आहान ने बहुत शांति से कहा। थैंक यू यंग मास्टर, थैंक यू सो मच। मैं चाहता हूँ कि आप वशिष्ठ हाउस के 30% के शेयर होल्डर बन जाइए, राज ने कॉन्ट्रैक्ट पेपर आगे करते हुए कहा। राज वशिष्ठ हाउस में हाईएस्ट 38% शेयर का शेयर होल्डर था, पर अब उसमें से 30% वो आहान को देना चाहता था।
ऐसा होने पर अब आहान के पास वशिष्ठ हाउस के सबसे ज़्यादा शेयर होंगे। दूसरी तरफ रजत चौधरी को हॉस्पिटल में इस हालत में देखकर उसके पेरेंट्स को बहुत गुस्सा आ रहा था। रजत की माँ सुहासिनी चौधरी बहुत गुस्से में थी। ये सब तुम्हारे साथ किसने किया है? जिसने भी किया है मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। मेरे बच्चे का क्या हाल कर दिया है? सुहासिनी ने अपने इकलौते बेटे को पुचकारते हुए कहा। मॉम, सिर्फ आप भी मेरी मदद कर सकती हैं। मुझे इस आदमी से बदला लेना है। मैं उसे जान से मारना चाहता हूँ। रजत ने कहा, बेटा वो कौन है तुम मुझे बताओ, मैं उसे ढूंढ कर लाऊंगी, फिर तुम्हें जो करना है कर लेना। उसकी माँ ने उसे सांत्वना देते हुए कहा। आहान, उसका नाम आहान है और वो शिमला से आया है, रजत ने बताया। मैं अभी उसे ढूंढ कर लाती हूँ। सुहासिनी गुस्से से वहाँ से जाने लगी। रुक जाओ, एक आवाज़ ने उसे रोका। आवाज़ थी ब्रिज चौधरी के, जो रजत के पिता थे। तुम जानती हो तुम क्या करने जा रही हो? ये मामला पहले ही बहुत बढ़ चुका है। तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हारे बेटे के साथ किसी ने ऐसा किया और तुम बोल रहे हो रहने दो, ये तुम्हारा अपना बेटा है, सुहासिनी ने झल्लाते हुए कहा। जो भी हुआ तुम्हारे बेटे की वजह से ही हुआ है, गलती उसी की ही है। कैसे बाप हो तुम, अपने बेटे की गलती निकाल रहे हो? दोनों पति पत्नी की बहस छिड़ गई। बहस इतनी बढ़ गई कि ब्रिज ने सुहासिनी पर हाथ तक उठा दिया। तुम कहीं नहीं जाओगी, समझ आया तुम्हें? ब्रिज जानता था कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला था। चोपड़ा फैमिली अभिषेक के साथ इतना कुछ हो जाने के बाद भी शांत थी। इसका मतलब कुछ गड़बड़ जरूर थी। मॉम डैड चाहते हुए भी चाहे कुछ भी बोले, पर आज वो आहान मुझसे नहीं बच सकता। मैं उसे जान से मार डालूंगा। रजत का गुस्सा 7वें आसमान पर था और इधर राज चौधरी आहान को 30% ले लेने के लिए कंसीव करने की कोशिश कर रहा था। क्या आहान 30% शेयर एक्सेप्ट करेगा? अब आगे आहान और चोपड़ा फैमिली के बीच में क्या होगा? क्या चौधरी फैमिली अब कोई एक्शन लेगी? राज वशिष्ठ हाउस में हाईएस्ट 38 शेयर का शेयर होल्डर था, पर अब उसमें से 30% वो आहान को देना चाहता था। और ऐसा होने पर अब आहान के पास वशिष्ठ हाउस के सबसे ज़्यादा शेयर होंगे। मिस्टर चोपड़ा, इसका मतलब क्या है? मैं आपके हिस्से के शेयर क्यों लूँगा? आहान ने शौक होते हुए पूछा। यंग मास्टर, मेरे भाई ने बहुत बड़ी गलती हुई है, उसकी कीमत तो उसे चुकानी चाहिए, और उसका बड़ा भाई होने के नाते मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप ये ऑफ़र एक्सेप्ट कर ले। इससे मेरा गिल्ट भी कम हो जाएगा और हमारे रिश्ते भी सुधर जाएंगे। वशिष्ठ हाउस के 30% शेयर का मतलब 30 करोड़ था। ये बहुत बड़ा अमाउंट था। शुरुआत में राज को इससे नुकसान हो सकता था, पर आगे चलकर उसे इसका बहुत फ़ायदा होने वाला था, क्योंकि इससे आहान का नाम वशिष्ठ हाउस से जुड़ जाता। इसीलिए राज चाहता था कि आहान 30% का मालिक बन जाए, पर कहीं ना कहीं आहान को शक हो रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि राज ऐसा क्यों कर रहा है। इतना तो वो श्योर था कि इन 30% शेयर में कुछ गड़बड़ थी। मिस्टर चोपड़ा, आपके भाई और मेरे बीच जो कुछ भी हुआ था वो ख़त्म हो चुका है। इतनी बड़ी कोई बात भी नहीं थी, इसके लिए आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत ज़्यादा है। आप ये शेयर्स वापस ले लीजिए, आहान ने स्माइल करते हुए कहा। आहान जानना चाहता था कि इस बात पर राज कैसे रिएक्ट करता। अगर सच में इन शेयर्स में कुछ गड़बड़ होगी तो वो इतना आसानी से नहीं मानेगा और शेयर ट्रांसफ़र करने की जिद करेगा। यंग मास्टर, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या आपको शेयर्स कम लग रहे हैं? मैं आपको 10% शेयर और दे देता हूँ, राज ने कॉन्वेंसली कहने की कोशिश की। आहान राज की बात सुन थोड़ा हैरान हो गया। उसने उसे समझाते हुए कहा, मिस्टर चोपड़ा, आप कम ज़्यादा शेयर की नहीं हैं। मैंने कुछ नहीं किया तो मैं इतने शेयर फ्री में कैसे ले सकता हूँ? ये तो सही नहीं होगा ना। आहान का सीधा सीधा जवाब ना सुनकर राज को चिंता होने लगी। उसने सोचा था कि आहान 30% को कभी मना नहीं करेगा और खुशी खुशी उसे एक्सेप्ट कर लेगा। आखिर उसकी मार्केट वैल्यू 30 करोड़ रुपए में है। राज के एक्सप्रेशन देखकर आहान समझ गया था कि उसकी अंदाज़ा बिल्कुल सही था। राज के दिमाग में कुछ तो चल रहा था जिसकी वजह से वो उसे ये शेयर्स फ्री में लेना चाहता था। अगर उसने ये ले लिए तो वो पक्का कोई मुसीबत में फंस सकता है। मिस्टर चोपड़ा, इन शेयर्स की मार्केट वैल्यू क्या है? अगर आपको कोई परेशानी ना हो
तो क्या आप मुझे ये बात बता सकते हैं? आहान ने सवाल करते हुए कहा। इसमें छुपाने जैसा कुछ नहीं है। वशिष्ठ हाउस के 30% शेयर ही मार्केट वैल्यू लगभग 30 करोड़ रुपए है। अगर मार्केट प्राइस बढ़ गया तो ये रेट 10% तक बढ़ सकता है। राज ने सच सच जवाब तो दे दिया था, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि आहान ने ये सवाल क्यों किया था। आहान ने कुछ सोचते हुए बोला, अच्छा तो क्यों ना मैं ये शेयर्स 35 करोड़ में आपसे खरीद लूँ। ये आहान क्यों बोल रहा है? राज ने सोचा था कि आहान की ये डिमांड रखेगा। हाँ, मैं खरीदूंगा, आहान ने हल्की से गर्दन हिलाते हुए कहा। राज अब बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था। आहान आखिर करना क्या चाहता था? जब वो उसे ये शेयर्स एज ए गिफ्ट दे रहा था तो उन्हें खरीदने की क्या ज़रूरत थी, वो भी मार्केट वैल्यू से ऊपर के प्राइस पर। यंग मास्टर, आप मजाक कर रहे हैं ना? मैं आपको ये शेयर्स दे रहा हूँ, फिर आपको खरीदने की क्या ज़रूरत है? राज ने सीरियसली कहा, हंसते हुए कहा। आहान बेवकूफ़ तो था नहीं जो बिना सोचे समझे जवाब देते। मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा, मैं सच बोल रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि वशिष्ठ हाउस और ग्रो करे, इसीलिए मैं ये शेयर्स खरीदना चाहता हूँ। पर यंग मास्टर राज कुछ कहना चाहता था, पर आहान ने फिर से उसे टोकते हुए कहा, मिस्टर चोपड़ा, मैं जानता हूँ आप क्या करना चाहते हैं, पर मैं अभी यही बोलूँगा कि मैं ये शेयर्स खरीदना चाहता हूँ। अगर आप मुझे ये बेच सकते हैं तो फ़ायदा आपका ही होगा। अगर आप सच में चाहते हैं कि मैं 30% शेयर का मालिक बनूं, तो आप इन्हें मुझे 35 करोड़ में बेच दीजिए। आहान का कॉन्फिडेंस और जिद देकर राज हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर आहान का असली मकसद क्या था। राज को ऐसे देखकर आहान को कहीं ना कहीं मज़ा आ रहा था। उसे चेहरे पे से मुस्कान जा ही नहीं रही थी। उसके इतने पैसे खर्च करने का कारण यही था ना कि उसके पास बहुत पैसे थे, पर यह था कि वो सच में चाहता था कि वशिष्ठ हाउस में बहुत डेवलपमेंट हो और सिर्फ मनाली में ही नहीं बल्कि हर जगह उसका नाम हो। और दूसरी तरफ अगर वो 30% खरीद ले तो एक तरफ का एनवायरनमेंट होगा। अगर कभी कोई दिक्कत आती है तो वो आराम से ये शेयर्स बेचकर अपना बल्ला झाड़ सकता है। पर अगर वो ये शेयर्स ऐसे ही ले लेता तो उसका वशिष्ठ हाउस से एक रिश्ता जुड़ जाता। वहाँ से जुड़ी किसी भी प्रॉब्लम में उसका अपना पूरा जोर लगाना ही पड़ता। ये बात राज को समझ करनी मुश्किल थी। वो सिर्फ आहान का इस्तेमाल करना चाहता था। मिस्टर चोपड़ा, आपका क्या कहना है? अगर आपको ये मंजूर हो तो मैं साइन कर देता हूँ। बाद में अस्मिता आपको पेपर ट्रांसफ़र करवा देगी। आहान ने सवाल किया। यंग मास्टर, जैसा आप कहें, पर मैं आपसे पैसे मार्केट वैल्यू के हिसाब से ही लूँगा। राज ने अपनी बात रखी। आहान ने बिना कुछ जवाब दिए पेपर में साइन किए और अस्मिता से पैसे ट्रांसफ़र करवाने को कहा। यंग मास्टर, अस्मिता ना करे, उससे इतनी हिम्मत नहीं थी। अगर आहान उसे एमजी रियल एस्टेट देने को लगता तो भी वो मना नहीं कर सकती थी। यंग मास्टर, ये वशिष्ठ हाउस का सुप्रीम मेंबरशिप कार्ड है, आप इसे रख लीजिए, राज ने कहा। आहान ये सुनकर थोड़ा हैरान हो गया। आहान ने सिर्फ डायमंड कार्ड तक ही बात सुनी थी। अब ये सुप्रीम मेंबरशिप का कार्ड का क्या था? ये सुप्रीम कार्ड है, यहाँ सिर्फ 3 शेयर होल्डर के पास ही है। एक तरह का प्रूफ है वो आप यहाँ ज़्यादा शेयर्स के मालिक हैं, इससे आप सारी फैसिलिटी यूज़ कर सकते हैं, राज ने समझाते हुए कहा। यह सुन आहान ने गर्दन हाँ में हिला दी। तो यंग मास्टर, मैं चाहता हूँ अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बताइएगा। इतना कहकर राज वहाँ से जाने लगा। तभी एक ज़ोर से आवाज़ हुई, बैम। किसी ने दरवाजे को बहुत तेज़ लात मारी थी। दरवाज़ा खुला था। बाहर से कमरे में एक गुंडे जैसा दिखने वाला आदमी आया और ज़ोर से चिल्लाया, आहान कौन है? बाहर निकल। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अंदर आने की? राज ने तुरंत सवाल किया। राज खुश था कि इस वक्त वो आहान के साथ ही था, वरना सबको लगता कि इस गुंडे को उसने ही भेजा था। आहान हैरानी से राज और उस गुंडे को देख रहा था। तुम आहान हो? उस गुंडे ने आहान की फ़ोटो नहीं देखी थी, इसलिए उसी ने उसे पहचान लिया। राज का इंस्टीट्यूट रिएक्शन देखकर उसे लगा कि वही आहान है। मैंने पूछा, तुम कौन हो और अंदर कैसे आए? राज ने गुस्से में कहा, तुम्हारी मौत इतनी नज़दीक है और तुम मुझसे सवाल कर रहे हो? उस आदमी ने चिल्लाते हुए कहा, तुम मौत को बुलावा दे रहे हो।
राज ने उसे कहा, गुरुजी इसकी टांग तोड़ दूं? गुरुजी राज चोपड़ा के गाइड और मेंटर थे। वो मार्शल आर्ट में स्टेज 2 पर थे। मनाली में उसके आर्ट की बहुत इज्जत थी। जी मास्टर, गुरुजी ने तुरंत जवाब दिया और जोश में आकर उस आदमी को जोर से धक्का दिया। वो आदमी पीछे की दीवार से जाकर टकराया और उसके मुंह से खून बहने लगा। गुरुजी से नहीं रुके और उस पर चढ़ गए। वो समझ गया कि गुरुजी मार्शल आर्ट में ट्रेंड हैं। वो हाईएस्ट फॉर्म ओपन मार्शल आर्ट को अच्छे से जानते थे। वो आदमी की मार्शल आर्ट में ट्रेनिंग था, इसीलिए वो जानता था कि गुरुजी उसके सीनियर थे। पूरे मनाली में बहुत कम लोग थे जो गुरुजी जैसे ट्रेंड थे। सीनियर, मुझे छोड़ दीजिए, उस गुंडे ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। ये सुनते ही आहान बोला, अच्छा अब तुम्हें छोड़ दें? तमाशा करने से पहले शुरू किया था, तो अब तुम ही बताओ मैं तुम्हें यहाँ किससे भेजा? आहान की अकड़ देकर वो आदमी कंफ्यूज हो गया। उसे अब तक लग रहा था कि राज आहान पर। उसने ये बात इग्नोर करते हुए जवाब दिया, ब्रिज चौधरी और सुहानी चौधरी ने। फिर उसने राज की तरफ देखते हुए कहा, यंग मास्टर, मैंने भी सिर्फ ऑर्डर फॉलो किया है। इस आदमी का कंफ्यूज देखकर राज आहान की तरफ इशारा करते हुए कहा, मैं राज चोपड़ा हूँ। उसका ये बताने का मकसद ये था कि आहान को विश्वास हो जाए कि आदमी उसका नहीं है। अब तो उस आदमी को तो और गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो अब तक आहान गलत इंसान को समझ रहा था। राज चोपड़ा का नाम सुनकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। सुहासिनी ने उसे सही खबर देना भी जरूरी नहीं समझा था। उस आदमी को ऐसा लग रहा था कि रजत की वजह से वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया है। जब उसने आहान की तरफ देखा और आहान चुपचाप खड़ा मुस्कुरा रहा था, उसको ऐसे देखकर उस आदमी ने कहा, यंग मास्टर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हुई है। माफ़ कर दे? अब तक तुम धमकी दे रहे थे और अब माफ़ी मांग रहे हो। ये सब तमाशा तुमने शुरू किया है तो अब इसका अंजाम तुम्हें भुगतना होगा। आहान ने उसका मजाक उड़ाते कहा, प्लीज़ यंग मास्टर, प्लीज़ मुझे जाने दीजिए, मैं आदमी नहीं हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा, पर एक शर्त पर। तुम्हें यहाँ जिसने भेजा है उसे यहाँ बुलाओ। आहान ने कहा, जी यंग मास्टर, मैं उसे अभी फ़ोन करके बुलाता हूँ। इतना बोलते ही उस आदमी ने तुरंत अपना फ़ोन निकाला। उधर चौधरी फैमिली हॉस्पिटल में थी। सुहासिनी चौधरी दलिया खिला रही थी। मॉम, अंकल का फ़ोन क्यों नहीं आया अब तक? क्या उन्हें वो आहान नहीं मिला? मॉम ने उसे यूँ छोड़ूंगा? मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, रजत ने कहा। बेटा तुम चिंता मत करो, अंकल ने उन्हें से ढूंढ लिया होगा। तुम उससे अपना बदला लेना, तुम परेशान। सुहासिनी बस अपनी बात पूरी करने वाली थी कि इतने में ही उसका फ़ोन बजा। फ़ोन पर नाम देखकर वो खुश हो गई। देखो बेटा, अंकल का फ़ोन आ गया। हेलो, मिल गया वो तुम्हें वो आहान? उसे लेकर यहाँ आ जाओ, सुहासिनी ने कहा। उस आदमी का खून खोल रहा था। उसने खुद को संभालते हुए कहा, सुहासिनी जी, आप तुरंत मनाली होटल में आ जाइए। मनाली होटल? क्यों? सुहासिनी को एहसास नहीं हुआ था कि इस आदमी की आवाज़ अजीब थी। अब आप आ जाइए, उसने कहा। तुम्हें आहान मिल गया ना, उसे यहाँ लेकर आओ, रजत उससे अपना बदला लेगा। सुहासिनी ने स्मार्ट करते हुए कहा, जी आहान मुझे मिल गया, पर अगर आप यहाँ तुरंत नहीं आए तो मैं उसे छोड़ दूंगा। इस आदमी ने अब झुझलाते हुए कहा, क्या बोल रहे हो तुम? तुम्हें कुछ भी पता है? सुहासिनी अब चिल्ला गई थी। जी हाँ, मुझे पता है मैं क्या बोल रहा हूँ। आप यहाँ पहुँचकर तो ठीक है, वरना मैं आहान को छोड़ दूंगा। इतना बोलकर उस आदमी ने फ़ोन कर दिया। उसकी इस हरकत से सुहासिनी की आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। मॉम, क्या बात है? अंकल ने क्या कहा? क्या वो हार गए? सुहासिनी के ऐसे एक्सप्रेशन देखकर रजत ने पूछा। मुझे नहीं लगता, उसने अजीब सी डिमांड की है। वो चाहता है कि हम मनाली होटल जाएं। सुहासिनी ने कंफ्यूज होते हुए कहा, अच्छा मॉम, लेट्स गो। आज मैं इस आहान को छोड़ूंगा नहीं। आज मैं उसे अपने पैर पकड़कर माफ़ी मंगवाऊंगा। रजत बिस्तर से उठकर जाने के लिए तैयार हुआ। ब्रिज चौधरी सब बातें सुन रहे थे और परेशान हो रहे थे। वो किसी मुसीबत में नहीं पड़ना चाहते थे। उन्होंने अपनी परेशानी जाहिर करते हुए कहा, मुझे नहीं लगता तुम्हें वहाँ जाना चाहिए। ये कोई जाल भी हो सकता है। कैसे पिता हैं आप? अपने खुद के बेटे की ऐसी हालत देखने के बाद भी आपका खून नहीं खोल रहा। आप एक बहुत ही बेकार पिता हैं। सुहासिनी चिल्लाते हुए बोली, मेरी बात मानो और वहाँ मत जाओ। ब्रिज ने एक बार फिर कोशिश की, पर सुहासिनी मानने वाली नहीं थी। मनाली होटल जाकर अब क्या होने वाला था? आहान चौधरी फैमिली के साथ अब क्या करेगा?
जानेंगे नेक्स्ट पार्ट में।